एक गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। शारदा का बेटा रमेश व्यापार करता था। अनामिका ठीक ठाक से पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, इसीलिए वो घर पर ही रहती थी। शारदा शिक्षिका थी। शारदा हमेशा अपने छात्रों के भविष्य के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन रमेश गुस्से से घर लौट आता है। उसे देखकर शारदा कहती है, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो, क्या बात है? इस व्यापार में ना माँ किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, हमेशा कोई ना कोई धोखा देने को तैयार है। किसी बाहर वाले पे भरोसा ही नहीं कर सकते। अब क्या हो गया? मेरे बिजनेस पार्टनर ने किसी को नौकरी दी। वो आदमी मुझे और मेरे साथी को धोखा देकर पैसे लेके फरार हो गया। उसने हमें 2 करोड़ का नुकसान पहुंचाया और 3 करोड़ रुपए लेके वो भाग निकला यहाँ से। धोखा दे गया हमें। इस बात से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे चिंता मत करो बेटा। अजी लीजिए, कॉफी पी लीजिए। मुझे भी कॉफी नहीं चाहिए अनामिका। मुझे इस गुस्से को निकालने के लिए किसी को मारने का मन कर रहा है। चिंता मत करो बेटा, इसीलिए ऐसे बहुत सारे कंपनी होती है जहाँ पे कुछ विशेष पदों के लिए परिवार वालों के लोगों को ही चुना जाता है, किसी और को नहीं, ताकि ज्यादा से ज्यादा सफलता मिले। अरे वाह माँ, तुमने तो बहुत अच्छी बात की है। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ बड़े बड़े काम करते हैं और बड़ी बड़ी सफलता हासिल करते हैं। हमें भी कुछ वैसे ही करना चाहिए माँ। लेकिन हमारे घर में ऐसा कौन है जो नौकरी करेगा? कुछ देर के लिए रमेश चुप रहता है और मन ही मन इस बारे में सोचने लगता है। फिर उसे एक बहुत अच्छी तरकीब आती है और उसका चेहरा खुशी से भर जाता है। माँ, तुमको तो शत शत नमन। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी तरकीब आई है। तुम्हारी बातों को सुनने के बाद अनामिका हायर सेकेंडरी तक पढ़ी है ना, कैसे भी करके अनामिका को डिग्री पास करवानी पड़ेगी। अनामिका डिग्री पास कर जाएगी तो उसे अच्छी नॉलेज हो जाएगी। फिर इस डिग्री को मैं अपनी कंपनी में ले जाके जमा कर दूंगा। फिर मेरी कंपनी की तरफ से उसे जिम्मेदारी दी जाएगी। बहुत अच्छा सोचा है बेटा तुमने, ऐसा ही करो। माँ, तुम तो टीचर हो ना, कैसे भी करके तुम्हें उसे डिग्री पास करानी ही होगी माँ, क्योंकि काफी दिन पहले इंटर की पढ़ाई करके उसने छोड़ दी। अब उसे फिर से नई तरीके से पढ़ना होगा, परीक्षा देना होगा, सब कुछ नया होगा। उसके लिए ये सब कठिन होगा। तुम्हें मदद करनी पड़ेगी माँ, कैसे भी। अरे तुमने तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी, पर मैं एक बार कोशिश जरूर करूँगी। माँ बेटे जब बातें कर ही रहे थे, अनामिका अपना मुंह खोल के दोनों को देखे जा रही थी। क्या मुझे डिग्री करनी होगी? मुझे ये पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए तो मैंने अपने इंटरमीडिएट के बाद पढ़ाई बंद कर दी थी। अब आप लोग कह रहे फिर से पढ़ाई करने। नहीं, वो नहीं कर सकती। सासू माँ, मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, आप कुछ कहिए ना उन्हें। चुप रहो, जब तक तुम्हारी डिग्री की सर्टिफिकेट नहीं आती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। याद रखना, जो कह रहा हूँ वैसा करो। माँ, उसे तुम बताओ रोज उसे क्या करना है। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। शारदा और अनामिका चुपचाप एक दूसरे को देखती ही रह जाती है। अनामिका तो रोना ही शुरू कर देती है, पर रोने से भी शारदा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अनामिका, पढ़ाई लिखाई किस्मत की बात है। कितने लोगों को ये मौका ही नहीं मिलता। कितने लोग तो पढ़े लिखे होने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पर तुम्हारे लिए सब सही हो रहा है। देखो, तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने के लिए अच्छा मौका भी दिया जा रहा है। उसके बाद तुम्हें नौकरी करने का मौका मिलेगा, ये भी पहले से ही कह दिया गया है। हिम्मत रखो, तुम अच्छा करोगी। ठीक है सासू माँ, आपने जो कहा वही करूँगी। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका को बड़ा गुस्सा आया। उसके सामने सासू माँ की कुछ तस्वीरें थी। वो अपना सारा गुस्सा उन तस्वीरों पे निकालने लगती है। आप क्या बड़बड़ा के गई यहाँ से? मुझे पढ़ाई लिखाई करनी होगी। और क्या कहा? मुझे दोबारा मौका मिल रहा है। इंटरमीडिएट के लिए तो मुझे 2 साल लगे थे, अब आप मुझे डिग्री करने के लिए कह रही हैं। आप चाहे जो भी कुछ कह ले, मैं नहीं पढ़ने वाली। आप मेरी सासू माँ नहीं है, आप तो मेरी दुश्मन है। अभी मेरे पति को किसी ने जाके धोखा दिया तो वो आके मुझे परेशान करने लग जाएंगे। जो आपकी मर्जी में हो, जो आपका दिल कह रहा हो आप मुझे कह लीजिए, लेकिन मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगी। बस नो कॉम्प्रोमाइज। अनामिका अपनी सासू माँ की तस्वीर के आगे ऐसा कह रही है, ये शारदा देख लेती है। उस वक्त शारदा अपनी बहू से कुछ भी नहीं कहती। बाद में वो अपनी बहू को ले जाके डिग्री में ज्वाइन करा देती है, ताकि वो अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर सके। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर अनामिका के दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा था।
इसी वजह से अनामिका का पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता था। टीवी पे पसंदीदा सीरियल्स देखती थी, अपने पसंदीदा खाना पका के खाती थी, नई फिल्म आते ही थिएटर चले जाती थी और पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेलती थी। यही सारी हरकतें अनामिका किया करती थी। देखते ही देखते 1 साल निकल जाता है और परीक्षा का वक्त आ जाता है और शारदा अनामिका की इन्विजिलेटर बन के आ जाती है। ये देखकर अनामिका बहुत डर जाती है। कितनी बार कहा था अच्छे से पढ़ो, अब देखो कितनी परेशानी होगी तुम्हें। आपको मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, कागज देके आप चाहिए। अनामिका की बदतमीजी सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। क्योंकि वो एग्जामिनेशन हॉल था, इसीलिए शारदा चुपचाप रहती है। परीक्षा खत्म हो जाती है। रिजल्ट जब निकला तो अनामिका कॉलेज में फर्स्ट आती है। शारदा को थोड़ा संदेह होता है, जबकि उसने पढ़ा ही नहीं तो वो प्रथम कैसे आ सकती है। उधर अनामिका की खुशी की सीमा नहीं थी। अब शारदा उसे कुछ कह नहीं पाती है। डिग्री में सेकेंड ईयर एग्जाम होने वाला होता है। इस बार भी शारदा इन्विजिलेटर बन के आती है। इस बार शारदा अनामिका पर कड़ी नजर रखती है। अनामिका चुपके से चिट निकालती है और उसे देखकर कॉपी करके लिखने लगती है। बस शारदा जाके पकड़ लेती है। अरे सासू माँ, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। इतने दिनों से तुम चीटिंग करके फर्स्ट आ रही थी, अब मैं तुम्हें देखती हूँ। नहीं सासू माँ, ऐसा मत कीजिए। आपका बेटा मुझे जीने नहीं देंगे, वो मुझे डिवोर्स दे देंगे। फिर मुझे कोई कुआं या गड्ढा देखना पड़ेगा मरने के लिए। मेरे परिवार को इस तरह से खत्म मत कीजिए। अब से आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। अनामिका की बातें सुन के शारदा को दया आती है। वो अनामिका को छोड़ देती है। बाद में अनामिका सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट डिवीजन से पास करती है। तीसरे साल अनामिका सासू माँ के कहे मुताबिक मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करती है। वो बहुत पढ़ती है। इस बार वो बहुत परिश्रम करके एग्जाम लिखती है। अनामिका अच्छे नंबरों से पास कर जाती है। क्योंकि वो 3 सालों का डिग्री पास कर चुकी थी, इसीलिए वो अपने पति के कंपनी ज्वाइन करती है। बाद में वो कई महिलाओं को नौकरी करने का मौका भी देती है। अपने पति के साथ मिलके वो अपने व्यापार में बहुत अच्छा मुनाफा कमाती है। देखा बेटा, अब तुम पढ़ी लिखी हो तो कितने लोगों को तुमने नौकरियां भी दी, कितने लोगों की जिंदगी संवारी। यही तो पढ़ाई की ताकत है। पता है सासू माँ, अब मैं ये बात समझ गई। इसीलिए गरीबों के पढ़ाई लिखाई के लिए मैं एक ट्रस्ट का इंतजाम कर रही हूँ। अनामिका के इस फैसले से रमेश और शारदा बहुत खुश होते हैं। बाद में अनामिका व्यापार में हेड हो जाती है और लोगों के सामने एक उदाहरण। एक गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। शारदा बहुत ही घमंडी थी और अनामिका बहुत ही अच्छे दिल की थी। 2 अलग अलग किस्म के लोग साथ कैसे रह रहे हैं, इस बारे में सोचकर लोग बहुत आश्चर्य होते थे। शारदा को अनामिका का चरित्र और उसका व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे इस बात की भी जलन थी कि उसका बेटा रमेश अनामिका की ही बातें सुनता है। इस वजह से उसकी बहू के लिए उसके मन में बहुत गुस्सा भी था। शारदा जो कुछ भी करे वो बहू के लिए सरदर्द हो जाता था और सासू माँ को इसमें बड़ा मजा आता था। क्योंकि अनामिका गर्भवती थी, इसलिए रमेश बहुत खुश था। एक दिन ऑफिस के तरफ से कैंप लगने के सिलसिले में रमेश को बाहर जाना पड़ा। तभी अरे लड़की, ऐसे कैसे कपड़े धोई कि मेरी साड़ी फट गई। ये साड़ी तो मुझे बहुत पसंद थी, मैं बहुत शौक से लाई थी और तुमने जानबूझ के इसे फाड़ दिया। मैं बिल्कुल ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। आइंदा ऐसा हुआ तो देख लेना। सासू माँ, मैंने तो अच्छे से कपड़े धोया था, मुझे पता नहीं ये साड़ी कैसे फट गई। वैसे भी मैं गर्भवती हूँ, सारा काम मैं आहिस्ता ही करती हूँ। अच्छा रुकिए, मैं अभी आपकी साड़ी सिल देती हूँ। तुम क्या सोचती हो, मेरी हालत इतनी बुरी है कि मैं अपनी साड़ी खुद भी नहीं सिल सकती? अरे मैंने ऐसा कब कहा सासू माँ? बहुत हो गया, ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा, समझी? जाओ, जाके देखो किचन में क्या पकाना है। जाओ, जल्दी जाओ। अनामिका कोई जवाब ना देकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। बाद में काफी देर के बाद वो सारे कपड़ों को देखती है। सारे कपड़े अच्छे थे। सारे कपड़े अच्छे हैं, फिर सासू माँ की साड़ी कैसे फट गई मुझे समझ नहीं आ रहा है। छोड़ो, अब तो खाना भी पकाना है, नहीं तो सासू माँ मुझ पे चिल्लाने लगेंगी। अनामिका जाके किचन में सारा खाना पकाती है। फिर शारदा खाना खाने के लिए बैठती है। तभी शारदा की बेटी पार्वती वहाँ पे आती है। जैसी पार्वती आती है, अनामिका कांपने लगती है, क्योंकि पिछली बार जब पार्वती आई थी तो उसे बहुत परेशान की थी। इसीलिए अपनी ननद को देखकर उससे पुरानी बातें याद आती है और वो बहुत डर जाती है। क्या भाभी, भैया कैसे हैं?
उन्हें अच्छे से खाना खिला रही है या फिर खुद ही खा ले रही है? हाँ हाँ, वो अच्छे हैं। अरे तुम ऐसे डर के क्यों कांप रही हो? मैं तुम्हें शैतान दिख रही हूँ क्या? माँ, मैं शैतान दिख रही हूँ क्या कि ये मुझे देखकर कांप रही है? अरे तुम्हें तो पता है अपनी भाभी के बारे में, ये सब मत सोचो। तुम धूप से आई हो, ठंडा होके खाना खाओ, बाद में बात करेंगे। मुझे भी खाना है, पर ये मुझे देगी तब तो। ये तो मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछी। माँ, अगर तुम इस घर में ना हो तो कोई मेरा ख्याल रखने वाला नहीं। इसी बात का तो दुख है। बस करो, अब रो नहीं। आते ही लड़ाई शुरू हो गई। पहले खाना खाओ। अरे अनामिका, तुमने देखा ना घर पे कोई आया है? अगर तुम उसे खाने के लिए पूछ लेती तो तुम्हारे दांत गिर जाते क्या? हाँ? अरे वो तो अभी भी आई है। मैंने सोचा थोड़ा आराम करके फिर वो खाना खाएगी। तुम जो सोचोगी वो सही होगा। हाँ? मैं अभी निकाल के देती हूँ, खा लो पार्वती। अनामिका शारदा और पार्वती को खाना परोस के देती है और वो दोनों खाने लगते हैं। अनामिका के पकाए सारा खाना वो खा जाते हैं। वो एक दाना भी अनामिका के लिए नहीं छोड़ते हैं। खाना खाने के बाद पेट भर के वो अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद देखो अनामिका, सारा खाना खत्म हो गया। तुमने खा लिया ना? नहीं सासू माँ, खा लूंगी मैं बाद में। तो क्या तुम फिर से खाना पकाओगी? हाँ सासू माँ। हाय रे दैया, इतने समय के बाद अगर फिर चूल्हा जलाओगे तो घर कब्रिस्तान में बदल जाएगा। और मेरी ये कलमुही भाभी घर को कब्रिस्तान बनाने में लगी हुई है। क्या हुआ, गर्भवती है तो एक वक्त नहीं खाया तो क्या हो जाएगा? अरे कैसी बातें कर रही हो पार्वती? अगर मैं खाना नहीं खाई तो कोई बात नहीं, मैं एक ग्लास जूस पी लूंगी, फिर रात के वक्त मैं खाना खा लूंगी। देखो अनामिका, कुछ भी करो, बस इस घर को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम सब ठीक से करोगी तो हमें भी कुछ कहना नहीं पड़ेगा। ठीक है सासू माँ, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ, जाऊंगी और जल्दी से आ जाऊंगी। सासू माँ को ऐसा कहकर अनामिका मंदिर के लिए चली जाती है। मंदिर में भगवान को नतमस्तक करके वहाँ वो थोड़ी देर बैठ जाती है। फिर अनामिका को पता भी नहीं चलता और उसके आँखों से आंसू टपकने लगते हैं। मैंने ऐसी क्या गलती की है? एक तरफ ऐसी सासू माँ, ऊपर से उनकी बेटी। वो अपनी बातों से मुझे बहुत तकलीफ पहुँचाती है। नौकरों की तरह बर्ताव करते हैं। वो जैसे ही ऑफिस के लिए चले जाते हैं वैसे ही ये लोग मिलके मेरे ऊपर टॉर्चर करने लगते हैं। मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए, लेकिन हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करो। ऐसा कहकर अनामिका बहुत रोती है और उदास हो जाती है। अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी एक ऋषि मुनि उसे देखकर उसके पास आते हैं। वो अनामिका को देखते हैं। उसके आंखों में आंसू देखकर वो हैरान रह जाते हैं। अनामिका भी उस ऋषि मुनि को देखती है। दुखी मत हो, तुम्हारे आंसू तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे, हिम्मत रखो। स्वामी जी की ऐसी बातें सुन के अनामिका का मन थोड़ा शांत होता है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से अपने घर लौट जाती है। घर लौट के देखती है कि शारदा और पार्वती बड़े आराम से बैठी हुई है। अनामिका के देखते ही उनका चेहरा बदल जाता है। ननद आई है और इसे कोई फर्क ही नहीं, मंदिर चली गई। कहती तो साथ चलते, इस तरह अकेले अकेले मंदिर जा रही हो, गांव वाले क्या कहेंगे? आजकल कौन बहू है जो बात सुनती है? कितना भी चिल्लाओ उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई बदलाव नहीं बहुरानी में। अब सब हमारी किस्मत है, किस्मत। तुम ऐसे कहते रहो, एक दिन यही भाभी अपने भैया से अलग कर देगी, फिर देखना हमें भीख मांगना पड़ेगा। शारदा और पार्वती की ऐसी बातें सुन के अनामिका को बहुत रोना आता है। उसे बहुत दुख होता है, वो सिसक के रोने लगती है। तभी उसके आंखों से जो आंसू टपक रहे थे वो आंसू मायावी आंसू में बदल गए। वो समंदर बन जाता है और उसमें शारदा और पार्वती दोनों गिर जाती है और उस मायावी पानी में शारदा और पार्वती को चारों तरफ से घड़ियाल घेर लेते हैं। घड़ियाल खाने के लिए आते हैं। शारदा और पार्वती चिल्लाने लगती है। वो भागने की कोशिश करते हैं पर वो संभव नहीं था, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। इसीलिए वो अनामिका को विनती करते हैं। अनामिका रोना बंद करती है। शारदा पार्वती समझ जाते हैं कि अनामिका को परेशान करने की वजह से ये हाल हुआ था। पार्वती अपने गांव लौट जाती है। शारदा अपनी बहू अनामिका से माफी मांग लेती है। उसके बाद से शारदा और अनामिका खुशी खुशी एक साथ उसी घर में रहने लगती हैं। साथ ही साथ गर्भवती बहू को शारदा अपनी बेटी की तरह देखभाल करती है।